अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है दानियल खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज हम बात करेंगे AFNS टेस्ट प्रिपरेशन की पेपर नंबर 3 पार्ट नंबर 3। इस वीडियो में सॉल्व MCQs आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। अगर आप भी एकेडमिक टेस्ट की AFNS की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग भी चाहते हैं कि आप AFNS के टेस्ट में कामयाब हो जाएँ, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में हम लोग एकेडमिक टेस्ट के आप लोगों के साथ सवालात को शेयर करेंगे। इसके अलावा आप इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में अगर बात की जाए तो उसके ऊपर हमने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस को बनाया हुआ है, वो आप लोग वॉच कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने जो एकेडमिक टेस्ट है AFNS का, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो आप यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च करेंगे, अगर दानियाल एग्ज़ाम प्रिपरेशन एक चैनल है तो वहाँ पे आपको डिफरेंट जो है ना वो प्ले लिस्ट नज़र आ जाएंगी, जहाँ पे AFNS की, अगर आप AFNS की तैयारी करना चाहते हैं, PMA 156 की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, उसकी प्लेलिस्ट है। इंटेलिजेंस टेस्ट की वर्बल की अलग से है, नॉन वर्बल की अलग से है, लेडी कैड कोर्स की अलग से है, एकेडमिक टेस्ट की अलग से है। तमाम की तमाम जो प्ले लिस्ट हैं, इसी तरह पाकिस्तान एयरफोर्स की बात की जाए या पाकिस्तान नेवी की, तो तमाम प्ले लिस्ट बनाई हुई है। वहाँ से आप लोग जो है ना स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 पार्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मिसाल अभी ये पार्ट नंबर 3 है तो प्ले लिस्ट में आप लोगों को 1 भी मिल जाएगा, 2 भी मिल जाएगा, और AFNS का सिलेबस क्या है, उसका कोर्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अप्लाई कैसे करना है, तमाम चीज़ें AFNS के रिलेटेड आप लोगों को इसी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। तो अच्छी बात यही है आप लोगों के लिए कि आपको जो बाकी वीडियोज़ हैं उनको ढूंढने में आसानी होगी। इसके अलावा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वीडियो अगर आपने पहली मरतबा देखी है तो फिर आप इसको स्किप कर जाएंगे, दोबारा आपको मेरा चैनल नहीं मिलेगा। आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपको दोबारा नेक्स्ट पार्ट, हम पार्ट नंबर 4 अपलोड करेंगे, वो आप लोगों को मिल जाएगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने एंड पे जाके दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा और अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। सो जेंटलमैन, हम लोगों ने आपके साथ कल जो है ना पार्ट नंबर 2 में 20 तक सवालात को हल कर लिया था। मतलब पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में दोनों में 20 क्वेश्चन है, तो हमने 40 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो आज हम नेक्स्ट जो सवाल को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 है, और वैसे इस वीडियो का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है। व्हाट इज कॉल्ड द सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस? किस सेट को बायोकेमिकल रिएक्शन कहा जाता है? दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, अक्कर होता है, यानी कि उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये उनमें पाया जाता है। इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ, तो लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उसको क्या कहा जाता है, वो क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म। उस प्रोसेस के नाम को क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑल केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर्ड एक्टिवेशन। तमाम जो केमिकल का रिएक्शंस होता है उनको क्या चाहिए होती है? उनको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी होगी तो तभी जाके केमिकल रिएक्शन को क्या कहते हैं, वो को प्रोसीड होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। इसके बाद है तीसरा इस वीडियो का सवाल, अदरवाइज 23 है। जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विलियम कोहे ने फर्स्ट यूज टर्म एंजाइम। जो जर्मन फिजियोलॉजिस्ट, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मतलब इसके रिलेटेड अगर आपने सवालात तैयार करने हैं तो इसी तरह अब ये उसने एंजाइम के इस टर्म को फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, आपसे ये भी पूछा जाता है कि उस फिजियोलॉजिस्ट का नाम क्या था। इससे रिलेटेड मजीद भी और सवाल बन सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे जस्ट डेट पूछी है कि कब, यानी कि तो वह 1878, 1878 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है एवरी एंजाइम वर्क्स एट मैक्सिमम रेट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर कॉल्ड द। अब वो कहता है कि हर एक एंजाइम जो है ना वो उसका वर्क करता है, उसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर को क्या जाता है? ऑप्टिमम टेम्परेचर उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्टिमम टेम्परेचर। यानी कि एक नॉर्मल अगर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर अगर हम काउंट करें तो वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है। ठीक है। इसी तरह हर एंजाइम का अपने टेम्परेचर होता है, तो उस टेम्परेचर को, यानी कि अभी ये एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है हर इंसान का 37, तो इसी तरह हर जो है ना एंजाइम के लिए जो टेम्परेचर दरकार होता है, तो उस टेम्परेचर को, उस स्पेसिफिक टेम्परेचर को क्या कहा जाता है? ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा जाता है। उसके बाद है टू व्हाट कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल डू एंजाइम्स बिलोंग। वो कहता है कि मॉलिक्यूल डू एंजाइम्स की जो किस से बिलोंग करते हैं, तो ये जो है ना प्रोटीन जो है ना कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं
विच ऑफ दीज टिश्यूज आल्सो मेक ग्लैंडुलर टिश्यू इन एनिमल्स। अब ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है ये कौन से ऐसे टिश्यूज हैं जो कि मिल के बनाते हैं आल्सो मेक, यानी कि ये जो एक टिश्यू होते हैं जो फिर फर्दर टिश्यू को बना रहे होते हैं एनिमल्स के अंदर, तो उसका नाम है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है biological method has played an important part in scientific research for almost। बायोलॉजिकल मेथड होता है जो कि सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है, और ये जो यानी कि एक साइंटिफिक रिसर्च में कब तक काम आ सकता है बायोलॉजिकल मेथड, तकरीबन 500 जो है ना वो 500 साल, 500 साल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 4 वो हम लोगों ने किए थे और आगे ये हो गए। ठीक है, 21 से वो स्टार्ट थे और 25 तक वो पहले जो मैंने आप लोगों को सवाल कराए हैं, और बाकी अभी ये देखें ये 1 2 3 ये स्टार्ट है। एट विच पॉइंट इज अ बायोलॉजिस्ट मोस्ट लाइकली टू यूज रीजनिंग। वो कहता है कि कौन सा पॉइंट है जो कि बायोलॉजिकली साइंटिस्ट जो होते हैं या फिर जो एक पॉइंट होता है जिसको हम यूज करते हैं फॉर फर्दर रीजन के लिए। ठीक है, तो वो होता है ड्यूरिंग हाइपोथेसिस फार्मूलेशन, उसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन का जानदारों में या फिर किसी भी चीज़ की हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या स्पेसिफिक जो है ना एक यूनिट होता है जिसको हम कहा जाता है स्पीशीज के, ये जानदार फलां स्पीशीज से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हु फर्स्ट लेटर of the name is capitalized। अब वो कहता है कि binomial nomenclature whose first letter of the name is capitalized। तो ये binomial nomenclature कौन सा है इनमें से, वो है जीनस, और इसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटलाइज्ड होगा। नेक्स्ट है biologists use 2 types of electron microscope। बायोलॉजिस्ट जो है ना वो 2 किस्म की माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं, एक है ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दूसरी कौन सी है वो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये 2 जो है ना साइंटिस्ट यूज करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, एनिमल एंड मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव हॉलो एंड सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेलीज आर नोन एज। तो इसको क्या कहा जाता है, सेंट्रियोल इसको कहा जाता है। इसका राइट आंसर है सेंट्रियोल। नेक्स्ट है सवाल नंबर 10, राइबोसोम्स आर स्ट्रक्चर्ड इन। तो वो राइबोसोम जो है ना वो स्ट्रक्चर होते हैं न्यूक्लियस में। इससे ये भी रिलेटेड सवाल हो सकता है कि राइबोसोम किस में अनस्ट्रक्चर्ड पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ड्यूरिंग विच पास ऑफ माइटोसिस स्पिंडल्स आर फॉर्म्ड। वो कहता है कि माइटोसिस का ऐसा कौन सा फेज है जिसमें स्पिंडल्स बन जाती हैं, तो उसका नाम है जी प्रोफेज। ये देखें आप सब लोग जो है ना इसके रिलेटेड मैंने आपको पहले भी कहा था, एक मियासिस और माइटोसिस, इसके रिलेटेड आप लोगों ने लाजमी सवालात और इनके जो फेजेस हैं या स्टेजेस हैं उनको भी आप लोगों ने तैयार करके जाना है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 12, इंजाइम्स और प्रोटीन्स। इंजाइम क्या है, प्रोटीन्स हैं। दैट कैटलाइज, तो कैटलाइज करता है बायोकेमिकल रिएक्शन को, एंड आर नॉट चेंज्ड ड्यूरिंग दी, और वो तब्दील नहीं होता किस टाइम, जब रिएक्शन हो रहा होता है। ठीक है, इंजाइम क्या होता है, प्रोटीन है जो कि कैटलाइज करता है बायोकेमिकल रिएक्शन को, लेकिन वो चेंज नहीं होता जब रिएक्शन होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन केमिकल बॉन्ड्स एंड इज रिलीज्ड एज अ काइनेटिक एनर्जी व्हेन दीज बॉन्ड्स ब्रेक। अब ऐसी कौन सी एनर्जी है जो कि केमिकल बॉन्ड में स्टोर हो जाती है लेकिन वो फिर रिलीज होती है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, तो उस व्हेन दिस बॉन्ड ब्रेक्स, तो फिर कौन सी एनर्जी को रिलीज होती है, मतलब वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक हो गया। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस इज द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ पे इसका मजीद जो सवाल था वो कंप्लीट नहीं है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है और फिर हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18। तो यानी कि यहाँ पे कितना 4 सवाल का गैप है, क्योंकि ये एक PDF है और वहाँ पे जिस तरह ये बना हुआ है हम वैसे ही आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो इस वजह से इसका आंसर आप लोगों ने फिर मज़ीद गूगल पे सर्च करके देख लेना है कि क्या होगा
correct answer. Metabolism is the set of biochemical reactions that occur in living organisms in order to maintain life. ये दोबारा से रिपीट हो चुका है। All chemical reaction are require, क्या उनको रिक्वायर होती है? एक्टिवेशन एनर्जी। इससे रिलेटेड एक और सवाल भी गुजर चुका है। उसके बाद है प्रोस्थेटिक ग्रुप। और प्रोस्थेटिक ग्रुप को क्या कहा जाता है? ये किस तरह के होते हैं? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो ये है टाइटली बाउंड होते हैं टू एंजाइम। ये एंजाइम के साथ ये ग्रुप टाइटली बाउंड होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। किस जो है ना स्टेज को या फिर ऐसी कौन सी वो शाख है जिसको कहा जाता है कि वो स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप है और स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो है बायो एनर्जेटिक्स। ये बायो एनर्जेटिक्स की डिफाइन भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 द एबिलिटी ऑफ एटीपी टू स्टोर एंड रिलीज एनर्जी ड्यू टू इट्स। अब ये क्या करता है? एटीपी की एबिलिटी है कि वो स्टोर भी करता है और रिलीज भी करता है एनर्जी को। किस वजह से? क्योंकि इसके अंदर जो है ना एक खासियत है, वो क्या है? इसकी जो है ना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से। इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि ये एनर्जी को स्टोर भी कर सकता है और रिलीज भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन CO2 इज प्रोड्यूस्ड। कौन सा ऐसा प्रोसेस है, कौन सा ऐसा स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन है जिसमें कि CO2 जो है ना वो प्रोड्यूस होती है? तो उसका राइट आंसर है क्रेब्स साइकिल। ऑप्शन नंबर बी वो इसका राइट आंसर है। सेकंड लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अकर। अभी ऐसा कौन सा प्रोसेस है कि जिसमें मेटाबॉलिक वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही जो है ना वो वकू पजीर हों। फोटोसिंथेसिस भी एक ऐसा प्रोसेस है और रेस्पिरेशन भी जिसमें ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बोथ होगा। ठीक हो गया। लास्ट हमारी वीडियो का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि जब आप लोग अप्लाई कर लें, आपकी टेस्ट की डेट आ जाए, तो तब आप लोगों ने एक्सपीरियंस का भी वेट करना है। कैंडिडेट आएंगे, अपना टेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, वो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे, तो फिर वो भी आप लोगों ने साथ में तैयार करके जाना है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कौन से टॉपिक से इस दफ़ा MCQs उठाए गए हैं, तो आप लोगों ने उन्हीं टॉपिक पे फोकस करना है। यहाँ पे कोई आपको सवाल समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहाँ से भी रब्ता करके ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि हमें मज़ीद हौसला अफजाई हो सके और हम मज़ीद फर्दर जो कंटेंट बनाए वो इससे बेहतर बना सकें। लास्ट हमारे पास सवाल है विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑब्टेन करता है वाटर भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी एंड मिनरल्स और मिनरल भी फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट, अपने ही माहौल से, एंड प्रिपेयर देयर फूड और अपनी खुराक भी तैयार करता है, विच इज़ देन यूज्ड फॉर, जो कि आगे चल के इस्तेमाल करता है फॉर ग्रोथ, अपनी बढ़ोतरी के लिए, एंड एनर्जी और अपनी एनर्जी के लिए। तो ये है इसका राइट आंसर है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ये ऐसे जानदार होते हैं जो कि अपने जो है ना क्या कहते हैं इन्वायरमेंट से एनर्जी भी हासिल करते हैं, वाटर भी हासिल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी और मिनरल ज़मीन से अपने इन्वायरमेंट, फिर अपनी खुराक भी खुद तैयार करते हैं और फिर उसी खुराक को इस्तेमाल करते हुए बढ़ जाते हैं और एनर्जी भी वहाँ से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। और ये लास्ट इस वीडियो का सवाल है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगले पार्ट का इंतज़ार कीजिएगा, वो बहुत जल्द इंशाल्लाह अपलोड कर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट।